अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा मान लीजिए कि भाई 2-3 पर्सन्स जो है लाइन लाइन में बैठे हुए हैं और यहाँ उनके सामने एक चोर बैठ गया, मतलब खतरनाक वाला थीफ है। आराम से इलेक्ट्रॉन, किसी के भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, मतलब इतना खतरनाक है। मान लीजिए उसने इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने निकाल लिए, किस पर्सन के? कार्बन नंबर 1 पर्सन के। तो कार्बन 1 को तो नीड है, वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा? कार्बन नंबर 2 से लेगा। कार्बन 2 कहाँ से लेगा? कार्बन 3 से लेगा। कार्बन 3 कहाँ से लेगा? कार्बन 4 से लेगा। तो कहने की बात ये है कि यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है इलेक्ट्रॉन्स की, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो चुकी है। और जो बॉन्ड मेरे पास पहले नॉन पोलर था, अब वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक तरफ जा रहे हैं, तो एक तरफ क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूवमेंट की वजह से क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। डाइपोल मूवमेंट इंक्रीजेस, डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिकम्स पोलर, बॉन्ड बिकम्स पोलर। जिस बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। और जब वो बॉन्ड पोलर हो जाएगा तो ये इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। यानी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, हमने उसको किसके अंदर चेंज कर दिया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। एंड बाय द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बाय द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। खास बात क्या रहेगी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। मेनली क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे? इन्वॉल्व होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हो गए, दैट इज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी जिस चीज की मैंने बात की थी, परमानेंट पोलराइजेशन, यानी जो पहले बॉन्ड क्या था? नॉन पोलर था, अब वो क्या हो चुका? पोलर हो चुका। क्यों हो चुका? क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अब एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से पोलैरिटी आ गई। लेकिन ये खास बात है कि परमानेंट इफेक्ट है, ये नहीं कि कुछ देर के लिए आया और फिर चला गया, ऐसा नहीं है। अब इसी के बेसिस पे हमने क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर भी आती है। ये देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो मेनली क्या होता है? एक शॉर्टर उसके अंदर ऑपरेट हो सकता है। देखिए ध्यान से किस तरह से, मान लीजिए कुछ इस तरह से मेरे पास में, सॉरी इस तरह से मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली मैंने कहा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो जब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियसली एक तरफ जा रहे हैं। जो पहले कोवेलेंट बॉन्ड थे वो पार्शियल, अब क्या बन चुके हैं? थोड़ा सा पोलैरिटी उनके अंदर जनरेट हो चुकी है। पोलैरिटी उनके अंदर जनरेट हो चुकी है। इस पोलैरिटी की वजह से मतलब वो क्या आई है वहां पे? डाइपोल मूवमेंट। और इसी वजह से आगे क्या है? ये हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। अब खास चीज क्या? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज करता है विद द डिस्टेंस। यानी सबसे ज्यादा किस किस को फेल्ट होगा? यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन वाले को सबसे हाईएस्ट यहाँ पे फील होगा, इन दोनों के बीच में। और सबसे लीस्ट कहाँ पे होगा? इन दोनों के बीच में। यानी जितना भी मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से, उतना ज्यादा ये कम होता चला जाएगा डिस्टेंस के साथ साथ ही। इंडक्टिव इफेक्ट की दो टाइप आ जाती है, एक आ जाता है नेगेटिव आई इफेक्ट, दूसरा आ जाता है पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है। अब पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई में क्या इफेक्ट है? देखिए, एक ऐसे इसको कंसिडर करते हैं, मैंने अभी जो बताया था कि भाई हमारे पास मान लीजिए एक कार्बन की चेन है। ठीक है। अब उस कार्बन की चेन को हम लोगों ने, उस कार्बन की चेन के अंदर, मतलब आप ऐसे मान लीजिए उस कार्बन की चेन के अंदर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो मूवमेंट जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की ऑब्वियसली लेने वाले ग्रुप की तरफ होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ऐसा होना शुरू होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ एक तरफ मूव कर रहे हैं, यानी इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा है। यानी अगर मैं देखूं इसके रेफरेंस में चेक करना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके लिए तो नेगेटिव चीज होगी, तो हम लोग इसे क्या नाम देंगे? नेगेटिव आई इफेक्ट। वी कॉल्ड इट एज अ नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन इसका अगर कोई ऑपोजिट कर दे, ऑपोजिट करने का क्या मतलब? भाई कार्बन की चेन है इसी तरह से, और मैंने यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा दिया CH3। अब ये जो CH3 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस वाले कार्बन को। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको। आगे तो अब अगर आप देखें तो यहाँ तो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन खींचने लग रहे हैं, अपनी किसी एक तरफ आने लग रहे हैं। याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो कार्बन चेन में लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन कार्बन चेन, जो भी कार्बन चेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं उन सभी के,
तो अगर आप देखें तो NO2 ने इधर से अपनी एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने शुरू कर दिए, तो अपनी तरफ खींच रहे तो नेगेटिव आई, लेकिन ये तो अपने इलेक्ट्रॉन देने लग रहा है इधर 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 इधर, तो ये क्या शो करेगा? पॉजिटिव आई इफेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, जितने भी आपके पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, दे ऑल कैन शो, वो सभी क्या शो कर सकते हैं? पॉजिटिव आई इफेक्ट। क्या शो करेंगे? पॉजिटिव आई इफेक्ट। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हैं, जैसे मैंने बात की ना यहाँ NO2 की, जितने भी इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या शो करेंगे? नेगेटिव आई इफेक्ट। आई थिंक ये भी क्लियर है। तो नेगेटिव आई इफेक्ट शो कौन करता है? देखिए इसको लर्न करने के लिए क्या है, मेनली जितने भी ज्यादातर कंपाउंड्स हैं सभी के इलेक्ट्रॉन अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच ही होगा। अब पॉइंट ये कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेनली क्या होगा? फोन। वहां पे कहीं ना कहीं मुझे अटैच हुए मिलेंगे। फोन का मतलब क्या? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ मिल गया, ठीक है, फ्लोरीन एक हैलोजन का मेंबर है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन आ गया, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी मुझे ये सारे एलिमेंट मिलेंगे वहां पे ऑब्वियसली क्या आएंगे? नेगेटिव आई इफेक्ट। लेकिन जहां पे कार्बन की साइड चेन्स आने लग रही, जैसे CH3 आ गया, जैसे CH3 CH एंड CH3 आ गया, इस तरह से कुछ जहां पे साइड चेन्स आ रही हैं, किसकी आ रही है? कार्बन की। वो सारी की सारी क्या होंगी? आपकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन किसकी? इंडक्टिव इफेक्ट की। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन आई है? फर्स्ट एप्लीकेशन है कि भाई इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। देखिए कार्बोनियम आयन को ही कार्बोकैटायन नाम दिया जाता है, तो ये मेनली किसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है? कार्बोकैटायन के, कार्बोकैटायन की। कैसे? देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक ये है पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या आ गया? CH3 ग्रुप आ गए। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिए अपने। तो इस फिनोमिनन का कारण क्या है? मेनली इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कारण है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस किस चीज की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है? नंबर 1 कार्बोकैटायन की, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड कार्बो एनायन की भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी यानी एसिडिक नेचर हो गया, कोई बेसिक नेचर हो गया, इन सब चीजों में एसिडिक नेचर कौन एक्सप्लेन करेगा? मेनली नेगेटिव इफेक्ट। जितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक नेचर भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन मतलब विथड्रॉइंग ग्रुप्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो नेगेटिव आई इफेक्ट के बेसिस पे भी ऑर्डर गिवन है, चेक कर लीजिए। यानी आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन देगा? ऑक्साइड आयन। फिर कौन देगा? कार्बोनेट आयन। फिर कौन देगा? ट्राईमिथाइल अमाइन, सॉरी ट्राईमिथाइल मिथेन वाला, मिथाइल वाला पार्ट में। फिर डाईमिथाइल मिथेन वाला पार्ट से आ गया। इसी तरह से अगर आप देखते जाएं कार्बन की जितनी छोटी चेन होती चली जा रही है उतनी वैल्यू भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट की तरफ कम होती चली जा रही है। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट में क्या? देखिए यहाँ पे क्या आ गया? NH3। ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक्चुअल में इट इज NO3। NH3 इसके NO3 के बाद क्या आ गया? NO2, उसके बाद क्या आ गया? CN, फिर SO3H CHO। इस तरह से हमारे पास में क्या है? सीक्वेंस बन गया है ज्यादा स्टेबल। बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। और भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या चीज? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी एक टाइप की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अटैकिंग रिएजेंट कौन सा आने लग रहा है, ठीक है ना। और मेनली ये कहाँ पे मिलेगा हमें? मल्टीपल बॉन्ड्स में, जैसे डबल बॉन्ड, जैसे ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम लोग बात करें, देखिए सपोज करें यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? एक डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है। सपोज करें इस तरह से मेरे पास एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो इस तरह से अगर मेरे पास में डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और यहाँ पे देखिए कोई भी मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल आने लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल आने लग रहा है, सपोज करें पॉजिटिव चार्ज के साथ में। तो ऑब्वियसली देयर आर टू चांसेस कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसकी तरफ आ जाए,
ठीक है। और मतलब ये कार्बन ऑब्वियसली जब ये फर्स्ट इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली सारे के सारे किस पे, किसी एक चीज पे तो शिफ्ट होंगे। मतलब कहने की बात ये है कि यहाँ पे पार्शियली क्या करेगा, कार्बन अपने ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ले आएगा और ये पार्शियली क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके नेगेटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाना, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टेम्परेरी है, ज्यादा परमानेंट नहीं है। तो मेनली आ किसकी वजह से रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज कमिंग ड्यू टू द अटैकिंग रिएजेंट। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं आएगा। और खास बात यह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे एंड इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये भी चीज ध्यान रखना, ट्रांसफर बेशक से कंप्लीट है लेकिन इफेक्ट टेम्परेरी है। ठीक है, हाँ लंबे टाइम तक रह सकता है वो बात अलग है, लेकिन है टेम्परेरी। जैसे ये देखिए अटैकिंग रीजेंट आया तो इथीन है हमारे पास में। अब ये देखिए अटैकिंग रीजेंट की वजह से हो सकता है कार्बन नेगेटिव चार्ज गेन कर ले और यहाँ पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए पार्शियली। ठीक है, अब देखिए अटैकिंग किस तरह से होने लग रही है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है। मैंने अभी बताया ये इट्स अ परमानेंट इफेक्ट बट दिस वन इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये रिवर्स हो सकता है आने वाले टाइम में बाद में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये मेनली किसकी वजह से होने लग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, दैट इज कमिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मेन इसका कारण क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन ये किसकी वजह से आने लगा, दिस इज कमिंग ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट, मेनली दिस इज कमिंग ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास में, यहां क्या आने लग रहे, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी आ रही है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है मेरे पास में, जब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो मूव करना स्टार्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज द मोबिलिटी, और ये मोबिलिटी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। दिस मोबिलिटी जरूरी नहीं है कि अट्रैक्टिव मतलब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ही मूवमेंट हो सकता है इससे दूसरी तरफ एलिमेंट भी आ जाए अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता। तो मेनली खास बात क्या है कि मोबिलिटी तो है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन किसके ऊपर, सिंगल बॉन्ड के ऊपर, अकेले बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड हमें चाहिए, कम से कम डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं डिफरेंस के, कि ये मेनली कहां में होगा ऑपरेट, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बात की अभी, और ये कहां पे होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स में ऑपरेट होगा कम से कम भी। अब ये जो इफेक्ट है यहाँ पे नेग्लिजिबल इफेक्ट आने लग रहा है सेकंड कार्बन के बाद में। मतलब होता है जैसे फर्स्ट कार्बन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया इलेक्ट्रॉन्स का, फिर उसके बाद सेकंड कार्बन पे भी आया थोड़ा बहुत इफेक्ट, लेकिन थर्ड पे ये इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लॉन्गर डिस्टेंसेस तक भी कैरी हो सकता है, और लेकिन होगा तभी जब बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा। कॉन्जुगेशन से क्या मीनिंग है कि देखिए मान लीजिए मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, मेरे पास डबल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड नहीं आया, फिर डबल बॉन्ड आ गया। तो ये टाइप, पहले एक डबल बॉन्ड आया फिर नहीं आया, फिर डबल बॉन्ड आया फिर नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक जितना लंबा खिंचता चला जाए कोई मैटर नहीं है, लेकिन वहां पे बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। जो मल्टीपल बॉन्ड है दे मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या आने लग रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ना वो वैलेंस शेल को नहीं छोड़ रहा है, जबकि यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन है अपनी वैलेंस शेल को ही छोड़ के चला जा रहा है, वैलेंस शेल को ही वो लीव आउट कर देगा वहां से। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ डिफरेंस के, कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, पार्शियल ट्रांसफर है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट ट्रांसफर आ रहा है ना। अब खास बात क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट चार्ज डेवलप होने लग रहा है। कैसे, देखिए भाई मान लीजिए आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली अब इसको अपने कैसे शो करना पड़ेगा, यहाँ पे भाई मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पे डाल दिए सारे। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर मेनली चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो मेनली किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पे। वहीं पे अगर ये सिनेरियो ना होके बल्कि यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होता, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, सॉरी कोई भी क्या होता, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफाइल आने लग रहे हैं यहाँ पे, अब कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे नहीं, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, बजाय इस पोजीशन के वो यहाँ पे अटैक करेगा। हाँ अगर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू अटैक ओवर दिस कार्बन एटम्स।
इसको मेनली किस चीज रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से? कैपिटल आई से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई के साथ। चलिए, अब मेरे ख्याल है ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान देते हैं। चलिए, अब कुछ एक क्वेश्चंस के साथ इसको ट्राई करते हैं। होमोलाइटिक फिशन टेक प्लेस इन डैश मैनर। होमोलाइटिक मतलब बराबर बराबर आपको बॉन्ड को बांटना। अगर मैं याद दिलाऊं तो आप बॉन्ड को सेंटर से ब्रेक करेंगे और दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन उनके ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस इज द होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ऑप्शन है सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, बोथ ए एंड बी एंड कांट से। द आंसर इज सिमेट्रिकल। रीजन क्या कारण है? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलिए, नेक्स्ट आ गया इन कार्बोकैटायन। कार्बन इज, देखिए कार्बोकैटायन के अंदर क्या था हमारे पास में? कुछ इस टाइप का वेकेंट सा स्ट्रक्चर आने लग रहा था, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो यहां देखा जाए तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है तो उनमें से एक एस में डाल दो, जो बच गए बाकी 2 पी में डाल दो। तो हाइब्रिडाइजेशन के आगे एसपीटी, दैट्स अ सिंपलेस्ट ट्रिक जिससे आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। देयर इज अनदर वे, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन और द इजीएस्ट वे यू कैन से। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं बनाते इसको। तो बताइए फिर कमेंट में क्या आंसर आना चाहिए? इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या आ गया? इंडक्टिव इफेक्ट इज टेम्पररी, परमानेंट, बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या आएगा? परमानेंट। ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलेक्ट्रोफाइल? BF3, H2O, NH3 एंड CN। देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये नहीं बन सकता इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी नहीं बन सकता। CN के अंदर हमें ऑलरेडी क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव चार्ज, तो ये भी इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बचा क्या? BF3। BF3 में बोरोन के पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। और वहां पे फ्लोरीन भी कितने अटैच है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन अटैच है। तो कहने का मतलब अगर आप चेक करें तो 2 4 6, यानी इसका तो सेक्सटेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट तो हुआ नहीं। सो दैट मींस आंसर यही है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? अब ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके ऊपर या तो क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। जिनके ऊपर क्या हो? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो। या तो इलेक्ट्रॉन्स हो या चार्ज नेगेटिव है। जैसे एग्जांपल देखिए H2O, यहाँ पे H2O के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, तो ऑब्वियसली इट एक्ट एज अ लुईस बेस। और वहीं पे अगर मैं CN की बात करूं तो CN के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हेंस इट एक्ट एज अ लुईस बेस। तो आंसर इज लुईस बेस। एसिड्स में मेनली क्या आते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। लुईस बेस में क्या आते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट आ गया रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या चीज है ये? रेजोनेंस होता है, देखो देखो मान लीजिए आप इसको ऐसे एग्जांपल में कंसिडर कर सकते हैं। कोई एक XYZ है, ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब जब ये पर्सन किसी एक कंडीशन में जाता है, मतलब कोई भी कंडीशन मान लीजिए किसी एक तरह कंडीशन में जाता है, तो ये अपने आप को वहां के अकॉर्डिंगली ढाल लेता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अच्छी सी कोई पार्टी चल रही है, वहां जाके अपने आप को पार्टी के लायक बना लेगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई इंसिडेंट हो गया, तो वहां पे जाके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेगा, है ना। तो यानी ये जो पर्सन है ये यहाँ पे भी स्टेबल है, ये पर्सन यहाँ पे भी स्टेबल है। ठीक है, ये कहीं छोटे बच्चों में गया तो छोटे बच्चों के साथ खेलने लग गया वहां पे। तो अब पॉइंट क्या है कि जो ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं तो दे आर कॉल्ड एज रेजोनेंस। क्या शो कर रही है वो? रेजोनेंस। मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो है एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट ना करके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के अंदर वो एग्जिस्ट करने लग रहा है। तो ऐसे उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। यानी जब एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर में ना होके एक से ज्यादा पोजीशंस के अंदर आने लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट आने लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। खास बात क्या, देखिए ये सैड, ये मतलब हैप्पी वाली सिचुएशन में भी ठीक अपने आप को एडजस्ट करे, सैड वाली सिचुएशन में, बच्चों के साथ खेलने में भी, तो ऐसा पर्सन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि जो भी मॉलिक्यूल जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जितने ज्यादा रेजोनेंस बनाएगा, उसकी स्ट्रक्चर्स उतनी ही, मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा आएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल आ गया बेंजीन। देखिए यहाँ पे क्या है? ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड से, यहाँ है फिर यहाँ नहीं है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है फिर यहाँ नहीं है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है फिर यहाँ नहीं है। लेकिन अब जब इसकी रेजोनेंस बनाई तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ पे नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं। मतलब कहने का ये है कि जहां पे पहले बॉन्ड्स नहीं थे, वहां पे बॉन्ड्स आने लग रहे हैं।
जहां पे पहले बॉन्ड्स नहीं थे वहां पे भी बॉन्ड्स आने लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और देखिए रेजोनेंस के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनने लग रही है, हर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या नाम दिया जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वी कॉल्ड इट एज अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन देखिए जब मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है तो रेजोनेंस की फॉर्म में, तो उसका क्या बनाया जाता है, हाइब्रिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट इज सो कॉल्ड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। जरा चेक कीजिए, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, आई थिंक क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट आगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। भाई ये फंक्शनल ग्रुप का क्या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आ रहा है, देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास एक फिनोल का मॉलिक्यूल है, ये फिनोल अपनी रेजोनेंस बनाएगा कैसे, देखिए जो यहाँ का डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे। अब देखो किस तरह से, मान लीजिए फिनोल है, फिनोल के अंदर जब मैंने मूवमेंट दिखाई है, मूवमेंट के बाद देखिए क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वही कहने की बात, ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए इधर आएगा, तो देखो आगे ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ डबल बॉन्ड चला गया। अब ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं अपनी वैलेंसी से अगर ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, इफ दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड ग्रेटर देन वैलेंसी, तो ऑब्वियसली दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज, उसी नॉन मेटल के ऊपर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर यहाँ नॉन मेटल की जगह क्या मेटल है, और मेटल अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, देन मेटल के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, देन मेटल कैरी विच चार्ज, नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आगे देखिए, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन, क्योंकि देखिए बेंजीन के अंदर पोजीशंस होती हैं, अगर मैं कंसीडर करूं तो देयर आर पोजीशंस कैसे भाई, देखिए कुछ इस तरह से पोजीशंस हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है तो इन दोनों पोजीशंस को नाम दिया जाता है ऑर्थो। उससे नेक्स्ट वाली जो पोजीशंस आती हैं देयर कॉल्ड एज पैरा, एंड ये सॉरी मेटा, और उससे जो नेक्स्ट पोजीशन आ रही है दैट इज सो कॉल्ड एज अ पैरा। और खास बात क्या आ गई कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो जंप करके कहाँ आया, पैरा पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, साइड में, क्योंकि देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ स्टेबलाइज नहीं रह सकते, तो अल्टीमेटली ये बन गया स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ से नेगेटिव चार्ज जंप करेगा वापस ऑर्थो पे, तो वहां से डबल बॉन्ड आ जाएगा नीचे, ये चेक करें, है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स क्या होंगे हमारे पास में बनते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली अगर मैं लास्ट में देखूं, लास्ट में क्या होगा कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये देखिए अब ये नेगेटिव जैसे ही ऊपर वापस ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जैसे ही जाएगा तो ऑब्वियसली वो बन जाएगा वापस का वापस, और जो डबल बॉन्ड था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कहने की बात ये, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ नहीं था, लेकिन लास्ट स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है वहां पे हमारे पास दो तरह की आ जाती होती है। एक वन इज द पॉजिटिव पॉजिटिव आर इफेक्ट, जो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा। सेकंड मेरे पास कौन सा आ गया, नेगेटिव आर इफेक्ट, जो क्या शो करेगा, नेगेटिव रेजोनेंस। ठीक है, वन इज द पॉजिटिव आर इफेक्ट, सेकंड इज द नेगेटिव आर इफेक्ट। अब पॉजिटिव आर इफेक्ट कैसे, देखिए मान लीजिए ये तो मैं बता चुका हूँ, ऑर्थो मेटा पैरा जो पोजीशंस है, मान लीजिए आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है फिनोल का, तो ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव आर इफेक्ट। इसका पॉजिटिव चार्ज देने का कारण क्या है, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है। जब इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो सॉरी इस तरह से कोई पॉजिटिवली चार्ज वाला ग्रुप ऊपर अटैच होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, रिंग में देगा, यानी खुद कौन सा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव, तो हमने इसे नाम दे दिया पॉजिटिव आर इफेक्ट। लेकिन अगर ये खुद नेगेटिव चार्ज को कैरी करता तो इसे नाम क्या देते हैं हम, नेगेटिव आर इफेक्ट। देखिए पॉजिटिव आर इफेक्ट के अंदर मेनली क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, मेनली क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, अब जैसे ये वाले आगे हमारे पास में ग्रुप, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक ग्रुप जाएगा बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अटैच हो गया NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को आराम से ले सकता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसे मिले नहीं, लेकिन इसके पास में कौन था जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले सकता था, ऑब्वियसली ये रिंग। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, तो देखिए नेक्स्ट रेजोनेंस में क्या हुआ, अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑब्वियसली चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ का तो जा चुका,
जो थे। अब जब ये चार्ज पॉजिटिव कैरी करेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जंप करेगा पैरा पोजीशन पे, है ना। और जब ये सब हुआ तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए क्या हुआ कि जो मेटा पोजीशन पे सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज था ऑर्थो से पैरा पे गया था, अब ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड तो इधर ही शिफ्ट करेगा ना। तो शिफ्टिंग के टाइम पे खास बात क्या हुई कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, वापस से ऑर्थो पोजीशन पे। जब ऐसा होगा पॉजिटिव नेगेटिव मीट करेंगे तो वापस वही फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही बन जाएगा हमारा। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसके में और उसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, और वो क्या है कि जो यहाँ पे है क्या है, NO2 ग्रुप है, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, स्टीरिक हिंड्रेंस को क्या है कम कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो वो अपने रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए फिर भी इसे सीखने की कोशिश करते हैं कि जैसे भाई इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल के मैंने एग्जांपल पहले भी बताए थे अभी। अब देखो ध्यान से, अब खास बात ये हुई है कि इलेक्ट्रोफाइल ने जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ऑब्वियसली भाई NO2 ग्रुप ऊपर अटैच है, यहाँ तो किसी हाल में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलरेडी से अटैच है, तो क्या करें फिर? ये देखिए, है ना, जब इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए जो जगह मिलेगी दैट इज ओनली मेटा पोजीशन। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ओनली गो टू मेटा पोजीशन, वो सिर्फ मेटा पोजीशंस के ऊपर ही जा पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब पॉइंट ये है कि है क्या चीज डेफिनेशन में। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड अनसैचुरेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। आप कहोगे ये बड़ी अजीब सी डेफिनेशन क्या बना दिया। अब देखो भाई, जैसे मेरे पास एक कार्बोकेटायन है और यहाँ कार्बन टू हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को बात कर रहा हूँ मैं, जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के हैं, ठीक है। वो मेनली क्या होता है, जो जिस कार्बन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी वजह से हिंड्रेंस फील करेंगे। अगर वो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्शन फील करेंगे, यानी वो बॉन्ड छोड़ नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्टेड ज्यादा हैं। सो दैट इज सो कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हम लोग क्या नाम देते हैं इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे ये देखिए, अब एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे पहले जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की उसको एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से। फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी बताता है, एल्कीन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी भी बताता है। तो इसे क्या नाम देते हैं आप, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे, देखिए हाँ जी, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड, हाँ जी क्या नाम देंगे हम इसे, सॉरी, द डीलोकल ओवरलैप बिटवीन, दैट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम लोग इसी को नाम देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी एंड सी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज, देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, यहाँ डबल ऑक्सीजन कनेक्टर ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये तो बच्चों हाँ ये भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आंसर बी सी एंड डी में कोई भी आ सकता है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? अब अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो सारों में ऑक्सीजन कनेक्ट हो तो कोई भी सकता है, लेकिन NO2 के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है।
सॉरी पॉजिटिव आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ अब एक टर्म आ गई है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ना नाइट्रोबेंजीन की, मतलब कहने का ये है कि अगर ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या कनेक्टेड है, नाइट्रोजन NO2। अब क्या होगा कि NO2 ग्रुप है, क्या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और अब इलेक्ट्रोफाइल को इसके ऊपर करना भी है अटैक, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है। अब देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? ऑब्वियसली देखिए OH जो है वो चार्ज कैरी करता है नेगेटिव, एल्काइल ग्रुप का चार्ज कैरी, एल्काइल ग्रुप डू नॉट कैरी एनी चार्ज लाइक CH3, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे। NH2 ग्रुप भी ऑब्वियसली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ NO2 इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वैसे भी अगर कभी ना समझ आए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, देयर इज अ सिंपल वे, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब तो देखिए अटैक कहाँ पे फेवर होगा अल्टीमेटली। अब आप सभी जानते हो कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो, तो हमने अभी अभी किया था ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेक्स्ट अटैक कहाँ पे फेवर होगा, मेनली मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो जो है वो मेनली क्या कैरी करके रखेंगी, मेनली कैरी करके रखेंगी ये पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो भी तो पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करके रखा हुआ है ना। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तो यहाँ पे आके अटैक कर ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, है ना। तो इस पोजीशन पे ना इस पोजीशन पे अटैक कर पाएगा, ना ही वो इस पोजीशन पे अटैक कर पाएगा, यानी दोनों की दोनों पोजीशंस क्या होगी, ब्लॉक हो गई, है ना। दोनों में से किसी पे अटैक नहीं होगा। तो अटैक मेनली कहाँ पे होगा, वो मेनली अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। इट मेनली अटैक ओवर द मेटा पोजीशन। तो इससे क्या पता लगा कि मेटा पोजीशन कब ऑर्थो पोजीशन कब ऑक्युपाई होगी, जब ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, लेकिन मेटा पोजीशन कब ऑक्युपाई होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऊपर रिंग पे अटैच होगा। तो नेक्स्ट अटैक जो होगा वो कहाँ पे होगा, मेनली मेटा पोजीशन पे। तो आंसर इसका क्या आएगा, मेटा पोजीशन। अब थोड़ा रिएजेंट्स को देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, है ना। मेनली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, तभी तो हम लोगों ने उनको ऐसा बोला है ना। अब यहाँ पे एक और चीज, दे अटैक एट द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या आ गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आ गया NO2 पॉजिटिव। अब जो ये NO2 पॉजिटिव है ऑब्वियसली कहाँ पे अटैक करेगा, ये मेनली वहां अटैक करेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब जैसे रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे हाई है, और दूसरा कहाँ पे, किस पोजीशन पे हाई है, वो पैरा पोजीशन के ऊपर हाई होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, है ना। क्या रीजन है, रेजोनेंस। तो क्या रीजन है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से NO2 सॉरी जो फिनॉल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। तो जो NO2 अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन या फिर कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे, है ना। मेनली चार क्या चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स पे चार्ज क्या होता है, मेनली पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल जैसे एग्जांपल जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये मेनली क्या होता है, लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा ऑब्वियसली, है ना। मेनली चार्ज क्या कैरी करेंगे, पॉजिटिव। और खास बात क्या है, या वो होंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। वहीं पे न्यूक्लियोफिलिक की बात करें, न्यूक्लियस लविंग यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास। अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली ये कहाँ अटैक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, कहीं आपके पास ऐसा कुछ है कि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएंगे वो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली दे गोइंग टू अटैक ओवर दिस पोजीशन। और भाई क्यों अटैक करेंगे, उनके अटैक करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो ये CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को इजिली खींच पाएगा अपने पास, है ना। तो मेनली किस रीजन पे जाके वो अटैक करेंगे, वहां पे जहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है, मेनली उसके ऊपर अटैक करेंगे।
है ना? दे मे बी नेगेटिवली चार्ज आयंस, उनके ऊपर हो सकता है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस, दे पोजेसेस एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? अब ये भी दो टाइप के बन सकते हैं। देखिए या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और या फिर क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। लेकिन न्यूट्रल वालों में भी खास बात है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये यहाँ आने थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? कि यहाँ पे भी क्या खास बात आएगी कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर आएगा, देखिए ध्यान से, यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है? ये जो न्यूट्रल वाले होंगे, या NH3 का एग्जांपल ले लें, क्योंकि ये यहाँ का था, ये यहाँ का था, थोड़ी शिफ्टिंग हो गई है वहाँ पे। खास बात क्या है, दे आर लुईस बेसिस। व्हाई दे आर लुईस बेसिस? क्योंकि भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, चाहे लोन पेयर की फॉर्म में हो, चाहे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो, ठीक है? आई होप व्यूअर्स आप सबको ये चीज वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। देखिए ये कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आपके पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,